वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हम लोगों की डेट है 8 जुलाई। और 8 जुलाई के हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ को ले सकते हैं। डेली पीडीएफ, मंथली, अच्छा वीकली भी हमने जो है अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। आप लोग वीकली वाले जो है वो देख सकते हो। और जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो वहां पर भी कवर कर लेना, सो दैट आपके पास सारे तरीके के आर्टिकल्स हो, आपके पास कुछ भी मिस ना हो। तो वो मिस वाले ही है ना, मतलब वो सारा कुछ वहां पे मिल जाएगा तसल्ली से आपको। तो अपने कोई भी आर्टिकल्स को आप वहां तसल्ली से देख। अब हम लोगों का आता है भाई कि आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिल जाएगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम रहता है कि भाई कब ये वीडियो आती है, डेली 1 बजे आती है। और बाकी आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है चैनल के बॉक्स में, वहां पे आप ज्वाइन करोगे आपको पता चल जाएगा कि कब कब जो है वीडियोस अपलोड होंगे। वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पे भी मिलती है और यहाँ पर भी, तो आप तसल्ली से पूरा वहां पे काम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे आर्टिकल को। जैसे पहला है काला सागर अनाज सौदा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम यूजीसी कहते हैं। एससीओ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, फिर इंडियन टेलीकम्युनिकेशन और चंद्रयान 3। सबसे पहला कहते हैं भाई, यूएस ने अभी अपील किया है इंडिया से कि अनाज का जो आयात जारी रखना है वो पूरा का पूरा चलते रहे, ठीक है। अमेरिका अमेरिका ने भारत से यूक्रेन से होने वाला अनाज का जो आयात है उसको जारी रखने के लिए बोला है और रूस को राजी रखने के लिए बोला है, क्योंकि भाई यूक्रेन का एक अमेरिकी दूत ब्रिजेट ब्रिंक है, उन्होंने भारत से ये अपील करी है कि वे यूएस के साथ, जो रूस है सॉरी, रशिया, उसके साथ अपने व्यवहार को इस्तेमाल करके ये देखे कि यूक्रेन से जो आयात होने वाला अनाज है ना, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉपरली वैसे का वैसे ही आता है। और इसे हम कहते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। और उस इनिशिएटिव में बहुत बार जो है टर्की जो है उन्होंने ये रशिया ने जो है ये कंप्लेन करी है कि जो जहाज होते हैं उस निर्यात को आज भी अवरुद्ध किया जा रहा है, और इसलिए उसे ये स्पष्ट कर दिया गया कि उपरोक्त सौदे को बढ़ावा देने के लिए उसके पास कोई भी आधार यहाँ पे नहीं। तो ये एक इनिशिएटिव है, और रशिया इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र में अपने मतदान के माध्यम से रूस के कार्य की आलोचना करने से इनकार कर दिया, बल्कि रूसी तेल का आयात पहले से 50 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये है भाई एक ब्लैक ग्रीन सी इनिशिएटिव। मैं ये समझा देती हूँ कि इनिशिएटिव है क्या। ये जो है एक इनिशिएटिव है जिसके तहत यहाँ पर युद्ध की स्थिति के बावजूद भी यहाँ पर रूस और यूक्रेन के जहाजों को, जो ब्लैक सी है, वहां पे गेहूं निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि यूक्रेन और रूस गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर ये युद्ध रहेगा तो उसकी वजह से पूरी वैश्विक खाद्य जो आपूर्ति है उसमें कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, इसको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अगर ये डील खत्म होती है तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बहुत जगह पे जो है गेहूं की, अनाज की बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और इंडिया जो है वो प्रमुख आयातक है, भारत गेहूं का प्रमुख आयातक है, और इसलिए अमेरिका इस बात से आश्वस्त है कि भारत रूस के साथ अपने मैत्री संबंधों का उपयोग करके सुनिश्चित कर सकता है कि सौदा कभी नवीनीकृत हो जाए। इस इनिशिएटिव में टर्की, रशिया, यूक्रेन, यूएन सब कुछ शामिल आते हैं, ठीक है भाई। ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाइएगा पूरा इनिशिएटिव कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से शामिल है इसके अंदर। तो सिंपल सा है, इनिशिएटिव याद रखना कौन शामिल है इसके अंदर। अब ब्लैक सी जो है वो आप लोगों को पता ही है, ब्लैक सी के बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी तब उसके बारे में देखा होगा। ब्लैक सी का इनिशिएटिव, ब्लैक सी जो है एक पूरा एक एरिया है जहां पर रशिया और यूक्रेन दोनों का वहां पे क्या लगता है, बॉर्डर टच होता है। तो ये पूरा अपना एक इनिशिएटिव को दिमाग में रख लीजिएगा। इनिशिएटिव सिंपल सा लर्न करना है, इसमें कोई बहुत चीज नहीं है, बस इसमें ये याद रखना है कि ब्लैक ग्रीन का एक इनिशिएटिव है ब्लैक सी के पास पूरा।
पढ़ते हैं हमारे एक्स्ट्रा आर्टिकल में यूजीसी के ऊपर। अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर को हायर करना है तो अब पीएचडी की डिग्री नहीं लगेगी, इससे पहले लगा करती थी। यूजीसी ने अब जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में टीचर्स का करना है, पहले क्या होता है यहाँ पर कि नेट का एग्जाम देना है और स्टेट के लिए एसईटी का एग्जाम देना है, तो ये एग्जाम नेट का और इन सब के लिए आपको पीएचडी डिग्री, हाँ मतलब पूरी तरीके से चाहिए होती है। पर अब 1 जुलाई से ये चीज खत्म कर दी गई है कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज में तो आपको नेट की जो है ये सॉरी ये जो पीएचडी की डिग्री है वो वैलिड जरूरी नहीं है। यूजीसी जिसकी स्थापना 1956 में पार्लियामेंट द्वारा की गई थी नई दिल्ली में, जिसके 6 रीजनल सेंटर भी हैं, पुणे, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बैंगलोर, जो कि यहाँ पर हायर एजुकेशन के पूरे मापदंड को तय करती है। ये बताती है कि भाई इंडिया में जो जैसे सीबीएसई है वो सारे स्कूल्स को देखती है, एनसीईआरटी बुक्स का मैनेजमेंट करती है, ऐसे ही यूजीसी हायर एजुकेशन जो है उच्च शिक्षा उस पूरे को तय करती है, पूरा का पूरा उच्च शिक्षा के मानदंडों को तय करती है। तो यूजीसी यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन भी देती है और एक एग्जाम भी कराती है जिसे कहते हैं नेट। जैसे सीबीएसई कराती है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपको टीचिंग के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। उसी प्रकार से यूजीसी भी अपना एक टेस्ट कंडक्ट कराती है जिसे कहते हैं नेट, जिसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर, आगे चल के प्रोफेसर ये बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है एक चेयरमैन होते हैं, साथ में वाइस चेयरमैन होते हैं जो पूरा यूजीसी को तय करते हैं। ये यूनिवर्सिटीज को सारी जो भी हम लोगों को यूनिवर्सिटी को फंड देने हैं, पैसा देना है, सब कुछ यही तय करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, आप लोगों से आसानी से पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप लोगों को दिमाग में रखना है कि ये चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड। यूजीसी बहुत सारी स्कीम्स प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, पब्लिकेशंस रिलीज करती है, मतलब आप कह लो कि इंडिया में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ी बॉडी ही यही है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जुड़ी हुई सारी चीजें आपको मैंने बताई दी हैं, इसको आप लिख लेना, इसको आप नोट कर लो। यूजीसी के जो फैक्ट्स बताया ना, केवल उन्हीं को नोट कर लो, बस प्रीलिम्स के लिए ही पूछा जाता है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं पूछा जाता। केवल प्रीलिम्स में से जुड़े हुए 2-3 सवालों को यहाँ पर कर लेंगे, बाकी इसमें कोई खास जरूरत नहीं है आप लोगों को पढ़ने की, बस सिंपल से फैक्ट्स याद कर, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो जाएगा सबसे। चलो भाई, तीसरा आते हैं यहाँ पर एससीओ। अभी हाल फिलहाल में एससीओ में जो है कौन मेंबर बन गया है? ईरान जो है वो 9th नंबर का एससीओ का मेंबर बन गया है। ये बहुत जरूरी है, एससीओ का मेंबर कौन यहाँ पर बन गया है ये पूछा जाता है। एससीओ जो कि इस बार का जो एससीओ होस्ट किया है वो इंडिया ने ही होस्ट किया है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है ऐसी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ईरान अभी हाल फिलहाल में जुड़ा है। दिस इज यू कैन लर्न। अब भाई देखो यहाँ पर ईरान की मेंबरशिप यहाँ पे जुड़ गई है, एससीओ जो है जिसके अंदर ऑलरेडी 8 कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान इसके ऑलरेडी मेंबर नहीं थे, अभी हाल फिलहाल में जो है इंडिया यहाँ पर मेंबर बना। ठीक है, अभी रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, अभी हम लोग इसके मेंबर बन चुके हैं। तो एससीओ असल में 2001 में फॉर्म हुआ था, और इसी में एक वर्किंग ग्रुप है जिसे कहते हैं रैट्स। रैट्स का मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, मतलब कि आपको टेररिज्म के अगेंस्ट भी यहाँ पर चीजें जो है वो सीखने को मिलती है, मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट आप कैसे जा सकते हो उसके लिए भी ये पॉइंट्स है। तो इसे ही हम कहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये सवाल जो है सीधा सीधा किए जा सकते हैं, तो इसको भी आप लोग लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, एग्जाम में आते हैं इनसे क्वेश्चंस। ठीक है भाई, सो आपको यही कहूंगी मैं कि इस पूरे के लिए आप इसको करके जाइए, पूरा पढ़िए इसको, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब इसके बाद एससीओ की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें 5, पहले एक्चुअली में 5 कंट्रीज का ग्रुप था, अब इसके अंदर जो है और कंट्रीज जुड़ गई हैं, और इसके ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं जैसे कि मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जिसके ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का मतलब होता है इसके साथ जुड़े हुए हैं।
और ये बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव लेते हैं। इसका एग्जाम में क्या बनेगा, ज्यादा से ज्यादा इसका क्वेश्चन जो है वो बनेगा हमारे टॉपिक से, जैसे कि आपसे ये पूछ लेंगे कि एससीओ में फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे। ठीक है, तो ये सब हमसे पूछा जा सकता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा आप सभी से, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है भाई, सबको पढ़ लीजिएगा इसको। बड़े हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। फोर्थ है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब ये दोबारा से आएगा अभी मॉनसून सेशन। आपको पता है मॉनसून सेशन आने वाला है पार्लियामेंट का। अच्छा, आपको पता है ना कि हमारे पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। कौन कौन से? हमारे पास 3 सेशन है। आप उसको लर्न कैसे करोगे? BMW, बजट, मॉनसून, विंटर, 3 सेशन होते हैं। तो उसमें से यहाँ पर बजट सेशन अभी हो चुका है, अब मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा। इसमें ये उम्मीद की जा रही है कि एक बिल आएगा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा डेटा संरक्षण की। भाई जो व्यक्तिगत डेटा है उसको संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि भाई पर्सनल डेटा हमारा बहुत सारी जगह पे, कोई प्रिवेसी तो है नहीं। तो इसमें ये होगा कि भाई हर एक का जो डेटा है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रहे। इसमें आप पढ़ो, इसमें जो व्यक्तिगत डेटा है उसको पारदर्शी तरीके से सबके पास रखा जाएगा। डेटा प्रिंसिपल रखा जाएगा, जिसमें सारे का सारा डेटा एक साथ रखा जाएगा। कोई भी यहाँ पर हो उसका डेटा ब्रीचिंग नहीं होगी। ठीक है, आपको पता है कि एक अलग से डेटा यहाँ पे रहेगा, जिसमें अगर कोई आपका डेटा, कोई स्कूल है और या कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपका डेटा लेती है तो वो अलग से रहेगा, वो कलेक्शन अलग से रहेगा। तो इस तरीके से डेटा है जिसके लिए अलग से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया जाएगा, जिसमें आपके डेटा को करेक्ट करना, डिलीट करना, हटाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि डेटा सारा रहेगा ही रहेगा। अगर कोई भी गलती इसमें करता है तो उसमें 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा और पूरे फाइन वाइन इसमें तय किए गए। ये बिल जो है ये एक जजमेंट थी, पुट्टा स्वामी वर्सेस इंडिया जजमेंट, उसके तहत इसको डिसाइड किया गया। एक रिटायर्ड जज है बी एन श्री कृष्णन, उन्होंने इसके ऊपर एक बिल तैयार करा है। तो अगर मैं पूरी तरीके से बात करूं एक नट शेल में, सारांश के रूप में, तो सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक बिल आ रहा है जिसमें ये बताया जाएगा कि हम इंडियन सिटीजन्स की प्राइवेसी कैसे रख सकते हैं। प्राइवेसी से मेरा मतलब है कि हमारी जो निजी डेटा है, हमारे फोन नंबर, हमारा ईमेल आईडी, हम क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पर और उसकी एड हमें कहीं और दिखाई जा रही, तो पूरा जो हम रिसर्च वगैरह करते हैं वो सारी चीजें सिर्फ हम तक ही सीमित है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होगी। तो आज ये वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सिंपल सिंपल से हैं। इसमें ज्यादातर जो है चीजें प्रीलिम्स के तहत। ठीक है, अभी इस बिल से तो कोई सवाल नहीं करेंगे, ये तो सिंपल सा टॉपिक। आगे आते हैं हम लोग फिफ्थ टॉपिक पर, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल। वो भी अब यहाँ पर मॉनसून सेशन में होगा और इसमें जो है काफी सारे पुराने एप्स को मिक्स कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेस टाइम, गूगल मीट, ये सब कुछ टेलीकॉम सर्विसेज में आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ है टेलीकॉम, जो हमारे सर्विसेज होते हैं उन्हीं में ही इसको भी काउंट किया जाएगा। हम जैसे व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह करते हैं वो सब चीजें। तो इसके लिए पूरा एक बिल तैयार किया जा रहा है। और जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम है उसको चेंज करके टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड भी रखा जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर जो है काफी पैसा आता है उससे, बहुत सी जॉब जुड़ी हुई है उससे। आप रीड कर सकते हो, हमारे इंडिया में खूब बड़ी टेलीफोन की या स्मार्टफोन की मार्केट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, एक छोटा सा आर्टिकल था, इसको बस ये दिमाग में रखिएगा। हाँ, जब ये बिल आ जाएगा इसमें क्या चीजें हो रही हैं तब हमारे पास बहुत सारी न्यूज होगी कवर करने के लिए। अभी तक हमारे पास बस इतना ही है कि हम लोग अभी टेलीकम्युनिकेशन में इन सब चीजों को लेकर के आएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, कैसे लाएंगे, वो अभी डिसाइड किया जाएगा। उसके लिए अभी यहाँ पर डिसाइड नहीं हुआ है, वो जैसे जैसे यहाँ पर डिसाइड होगा कि अभी हम कैसे करेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, 6 आर्टिकल में चंद्रयान 3। अभी आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो है इसरो यहाँ पे लॉन्च करने वाला है 22 जुलाई को, मतलब लॉन्च हुआ था। और उसके बाद जो है चंद्रयान 3 जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होगा, जो कि हम लोग साउथ पोल पे मून के जाएंगे। वहां पे मून के साउथ पोल का जो है पूरा एक ऑब्जेक्टिव और पूरा तैयारी करेंगे।
एक डिटेल स्टडी की जाएगी चंद्रयान 3 के रूप में, जिसमें पहली बार इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग करेगा लुनार साउथ पोल पर, ठीक है, मून के, जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जहां पे वाटर आइस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अभी तक इसके लिए जो है ये 1 साल तक पूरा चलेगा। अभी ये जो पूरा है इसमें आराम से हमको इस मिशन ने 1,000 करोड़ रुपए का पूरा कॉस्ट दे दिया है। यहाँ पर इसका GSLV Mk3 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, अनाउंस पहले ही हो चुका था। पूरा स्पेसक्राफ्ट का वेट 3800 किलो होगा और लैंडर और रोवर का वेट भी है, ठीक है। तो अभी चंद्रयान 3 जो है यहाँ पर अभी न्यूज में है, इसको भी आप याद रखिएगा। चंद्रयान 3 इसरो जो है पूरा इसको कंप्लीट कर रहा है और हमसे एग्जाम में चंद्रयान 3 के ऊपर इसके जो पूरे फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो पूछा जा सकता है। हमसे फैक्चुअल डिटेल्स पूरा पूछा जा सकता है श्रीहरिकोटा एयरपोर्ट के उस एरिया में। वैसे ये चंद्रयान 2 के सिमिलर ही चल रहा है, ठीक है, पूरा ऑलमोस्ट चंद्रयान 2 के, जिसमें लैंडर रोवर वगैरह सब कुछ सिमिलर ही रहेगा। इसका प्रोपल्शन मिशन जो है वो 14 जुलाई को पूरा लॉन्च किया जाएगा। अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुकी थी इसकी, और लैंडिंग डेट कही जा रही है 23 अगस्त 2023 हो सकती है। तो लुनार स्पेस पूरा रहेगा इसके अंदर, सेफ लैंडिंग रहेगी, पूरा ऑब्जर्व डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। और मिशन जो है पूरा मतलब आप कह लो कि मून और अर्थ के बीच का जितना भी चीजें होंगी वो सब कुछ इस मिशन के तहत यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है भाई। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं भाई। वो है हमारा यहाँ पर मू जंगल जामी योजना। अभी एक योजना लॉन्च की गई है, मू जंगल जामी योजना। ये मू जंगल यामी योजना क्या है? मू जंगल, ये हमारे जो ट्राइबल पीपल हैं उनको आराम से ये लैंड को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स के लिए है। और ये सबसे पहली स्टेट कौन बनी है? उड़ीसा। इसमें थर्ड स्टेटमेंट में आंध्र प्रदेश दिया वो गलत है, उड़ीसा पहली स्टेट बनी है जिसने FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत इस पूरी योजना को लॉन्च किया है, जिसमें हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज के फॉरेस्ट राइट्स को पूरी तरीके से देखा गया है, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से वो जंगल यामी योजना काफी न्यूज में है, फॉरेस्ट के राइट्स को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। काफी अच्छी स्कीम है, काफी बड़े लेवल पे लॉन्च की गई है, उड़ीसा की सरकार द्वारा किया गया। तो हमसे पूछा जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है हमसे? गलत स्टेटमेंट। अच्छा, करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट क्या है? एम्स टू स्ट्रेंथन फॉरेस्ट राइट्स अमंग दी फॉरेस्ट ड्वेलर्स। आदिवासी और वनवासियों के वन अधिकारों का संवर्धन ये करता है, ठीक है। इसको आंध्र प्रदेश थर्ड स्टेटमेंट में गलत लिखा है, उड़ीसा ने किया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये स्टेट की बनाई हुई, स्टेट इसको देख रही है, ठीक है। रीड कर लो आप यहाँ पर, पूरा देख लो। जुलाई 3 को लॉन्च की है ताकि जितने भी आदिवासी वनवासी हैं उनको यहाँ पर वनों के अधिकार पूरा किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति का जो पहले का एक्ट चल रहा है 2006 को, उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। आगे ये बहुत सारे गांव में किया जाएगा। उड़ीसा के करीब 32,000 गांव में 32 जिलों में करीब 7.5 लाख ट्राइबल फैमिलीज को फायदा होगा। ये उड़ीसा के बजट में अनाउंस हुई है हाल फिलहाल में। करीब 38 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गए हैं, 2 सालों के लिए इसको लॉन्च किया गया। माय देखो, मो जंगल जामी, ये उड़ीसी लैंग्वेज का, उड़िया लैंग्वेज का सेंटेंस है। इसका मतलब होता है माय फॉरेस्ट लैंड स्कीम, मेरे फॉरेस्ट लैंड के ऊपर स्कीम। समझे भाई बात को? तो इसके लिए पूरे जो है फॉरेस्ट राइट के लिए एक अलग से सेल बनाया जाएगा, सारे ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, अलग से यूनिट बनाई जाएगी भुवनेश्वर में, सारा कुछ चेक, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सारा कुछ? ये वाला नई स्कीम है, ये नया आर्टिकल है, इसको पढ़ लेना, आ सकता है इस पे हाई चांस है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब ये गरीब कल्याण अन्न योजना जो कहती है वो ये कहती है कि ये असल में मार्च 26 2020 में लॉन्च की थी। इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है जो आपके सामने दी हुई है, ठीक लिखा हुआ है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसको लॉन्च कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पुअर पीपल को पीडीएस के माध्यम से, पीडीएस का मतलब क्या होता है? राशन सिस्टम के तहत सारा खाना दिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना भी है जिनके पास, उनको भी ये खाना दिया जाएगा,
ठीक है भाई, ये आप देख लो। इसके अंदर 5 किलो ग्रेन पर पर्सन जितने भी है उनको दिया जाएगा। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, अगर जो आप गरीबों में से भी सबसे गरीब है उनको 5 किलोग्राम का अलग से खाना दिया जाएगा। इसके अंदर सरकार ने 2023 में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी है, ताकि जितने भी गरीब और गरीबों में भी गरीब जो यहाँ पे लोग हैं उनको यहाँ पे क्या दिया जा सके, फायदा पहुंचाया जा सके, उनपे जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा दिया। ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट्स देख लो, इसमें 5 लाख करोड़ लिखा है ना, थर्ड वाली स्टेटमेंट में गलत लिखा है, 2 लाख करोड़। लेकिन करप्शन की वजह से ये सब चीजें पूरी तरीके से नहीं हुई। और गोवा और तेलंगाना जैसी स्टेट्स है जिनको कोई पैसा मिला ही नहीं है, जिनको फूड ही नहीं मिला इस चीज में जिसमें मिलना चाहिए था। और जबकि जो आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड है, ऐसी स्टेट्स को जो अमाउंट सैंक्शन हुआ था उससे बहुत कम मिला है। तो इसलिए जो है ये बोला गया है, जो यूनियन मिनिस्टर थे उस समय, रामविलास पासवान, उन्होंने इसके ऊपर बोला भी है कि हम तो स्टेट्स तक पहुंचा रहे हैं, स्टेट्स आगे इसको लेके जाने में कामयाब नहीं। तो इस प्रकार से ये पूरा एक आर्टिकल है भाई, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। और आर्टिकल ज्यादा बड़े आर्टिकल्स आज नहीं थे, इजी वाले आर्टिकल्स थे आज काफी। बट आई होप क्लियर तो हो गए होंगे सबको। मेन तो देखो मैं कहूंगी इन सब में से अगर आपने पढ़ना है तो आप तसल्ली से एक बार बस इसको जो है एससीओ को जरूर पढ़। 6 में से भी अगर आप मेरे से इंपॉर्टेंट पूछोगे, फोर्थ और फिफ्थ वाला अगर आप अभी स्किप भी कर दो चल जाएगा, क्योंकि अभी आनी है दोबारा से, तो इसको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे, अभी आप छोड़ दो चल जाएगा। चंद्रयान-3 थोड़ा सा पढ़ लो, इसकी डिटेल्स के बारे में जो मैंने बताया, रोवर इतना किलो है और ये सब चीजें। ब्लैक सी ग्रेन डील में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो पढ़ लो, और यूजीसी के थोड़े से फैक्ट्स पढ़ लो बस। आज में ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। 20 20 मिनट भी अगर आपने दे दिए मेरे को, इजी है, ठीक है भाई। तो ये था आज के हमारे आर्टिकल्स, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।